सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखो, कल हमने प्राचीन भारत शुरू कर दिया था, ठीक। पहली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा के क्रम में हमने कल क्या पढ़ा था? पहले हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर है क्या, यानी इसके पहले पहले साक्ष्य कब देखने को मिले। तो खुदाई करते हुए 1826 से सबसे पहले चार्ल्स मैसान ने इस सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की, लेकिन इसकी जानकारी को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। 1826 के बाद 1853 में दूसरा मौका आया, जब लाहौर से लेकर कराची तक रेलवे ट्रैक बिछ रहा था, ठीक है। इस रेलवे ट्रैक को बिछाने में जब खुदाई हुई तो खुदाई में कुछ साक्ष्य पाए गए। हालांकि इस समय भी उन साक्ष्यों को ध्यान नहीं दिया गया और दरकिनार करके आगे बढ़ गए, ठीक है। 1921 में जब ASI की स्थापना हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, तब 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी को यह काम सौंपा गया कि अब आप ऐसी सभ्यता, इसके कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं, इस पे खुदाई का काम आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और 1922 में उन्होंने पहला स्थल खोज लिया। कहाँ पर? हड़प्पा। हड़प्पा इस समय वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान के मोंटगेमरी जिले में है, ठीक है। पंजाब प्रांत, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत के अंदर एक जिला है मोंटगेमरी, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं अब? साहिवाल, ठीक है। अब जब 22 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता खोज लिया, तब ये महसूस किया गया कि वास्तव में जमीन के नीचे एक और सभ्यता विद्यमान है, जो किन्हीं कारणों से जमीन के नीचे दब गई थी। अब हमारा काम क्या है? हम इसकी नई नई खोजें करेंगे, नई नई खुदाई करेंगे और नई नई चीज़ों को पता करने का प्रयास करेंगे। 1924 का समय राघव दास बनर्जी के द्वारा एक दूसरा स्थल खोजा गया, जिसका नाम मोहनजोदड़ो। और 1922 से लेकर 2025 तक अभी तक खोजें जारी हैं। अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता कर पाए कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक था। लेकिन आज की बात करें 2025 तक, तो हम देखते हैं कि अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 2 स्थल अफगानिस्तान में, 500 स्थल पाकिस्तान में और लगभग 1000 स्थल हमारे देश भारत में, ठीक है। यानी ये एक सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता है जो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत थी। अभी भी प्रयास जारी है। तो अफगानिस्तान के किन 2 स्थलों में है? पहला है शोरतघोई और दूसरा है मुंडी काक। ये जरूर याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल जो अफगानिस्तान में पाए गए, उनके नाम क्या हैं। बाकी तुम 500 नहीं याद रख पाओगे ना, और 1000, तो इसमें महत्वपूर्ण याद रखने। अगर बात करें पाकिस्तान के कितने प्रांतों में ये 500 स्थल पाए गए, तो 3 प्रांतों में। एक है सिंध, दूसरा है बलूचिस्तान और तीसरा है पाकिस्तान का पंजाब। यानी ये जो 500 स्थल पाए गए हैं, ये 3 प्रांतों में निकले हैं, सिंध, बलूचिस्तान और पाकिस्तान। और यही बात अगर भारत के संदर्भ में करें तो ये जो 1000 स्थल हैं, ये 7 राज्यों से पाए गए। कौन कौन सा? पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, इंडिया का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब नहीं, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो खोजें चल रही हैं, जिसमें से 1000 स्थल हमने खोजे, वो 1000 स्थल कहाँ से पाए गए? इन 7 राज्यों से। अगर कोई पूछे सर्वाधिक स्थल कहाँ से पाए गए, सर्वाधिक स्थल, तो आपका आंसर होगा गुजरात, ठीक है। तो ये था इसके सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के बाद हमने कल की क्लास में क्या देखा था? इसका विस्तार। तो जब विस्तार देखा तो हमने ये पाया कि इसका विस्तार
लगभग त्रिभुजाकार आकृति में है। इसका दक्षिणी बिंदु जम्मू कश्मीर का मांडा है, सॉरी दक्षिणी का उत्तरी बिंदु, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कहां पर है? जम्मू कश्मीर का मांडा। ये मांडा किस नदी के किनारे है? तो कल हमने बताया था चिनाब नदी के किनारे, है ना। इसका सबसे पश्चिमी बिंदु पाकिस्तान और ईरान की सीमा के पास है, जिसको हम सुतकांगे डोर के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सुतकांगे डोर, ये दास्क नदी के किनारे है ना। अगर पूछा जाए सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये उत्तरी कह रहा है। सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, ये है मेरठ में। और पूछा जाए नदी का नाम, तो नदी हिंडन। और सबसे दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र के दायमाबाद में। ये दायमाबाद किस नदी किनारे है? तो आपका आंसर होना चाहिए गोदावरी। अगर ऑप्शन में गोदावरी नहीं है तो इसकी सहायक नदी प्रवरा नदी होगा, है ना। तो ये सारी डिटेल जानने के बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पता किया, जो विस्तारित कहाँ से कहाँ तक? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक है। इसका टोटल एरिया लगभग 22 लाख किलोमीटर है और अभी भी खोजें जारी हैं। अगर मान लो खोजें जारी हुई और ज़्यादा बढ़ी तो ये 22 लाख किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने कालक्रम देखा। तो कालक्रम का मतलब ये आदि ऐतिहासिक काल है, इसकी हमें लिखित जानकारी है, लेकिन वो लिपि हमने अभी तक पढ़ी नहीं, यानी हम पढ़ने में असमर्थ हैं। कौन सी लिपि? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की स्वयं की एक लिपि है कि नहीं है, लेकिन वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हमारा जो अध्ययन है वो सिर्फ अनुमानों के आधार पर है। तो ये किस समय का काल था? तो कार्बन 14 डेटिंग के द्वारा हमने ये पता करने का प्रयास किया कि ये लगभग 2350 बीसी से शुरू हुई और 1750 में इस सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है, फिर हमने कालक्रम के बाद क्या देखा था? इसका नामकरण। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम कई अन्य नामों से भी जानते हैं। पहला, तो अगर कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नाम उन्होंने नहीं रखे, वो तो सिर्फ रह रहे थे ना। उन्हें क्या पता था कि हम दब जाएंगे, फिर बाद में खुदाई होगी, लोग हमारे बारे में पढ़ेंगे और नया नाम रखेंगे। तो ये नाम उन्होंने नहीं रखा। किसने रखा है? ये हमारे इतिहासकारों ने रखा है। यानी ये 1922 के बाद रखे गए नाम है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों रखा गया? क्योंकि इसके महत्वपूर्ण स्थल, अधिकांश स्थल कहाँ पे पाए गए? ये सिंधु नदी और सिंधु नदी के आसपास इनके अधिकांश स्थल पाए गए, जिस वजह से इसको किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका अन्य नाम सरस्वती घाटी सभ्यता है। जब खोजें जारी रहीं और खोजों के बाद, ये गंगा नदी, खोजों के बाद ये पाया गया कि बहुत पहले एक नदी बहती थी जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं? सरस्वती। ये विलुप्त हो गई। देखा गया कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास जितने स्थल पाए गए उससे कई ज्यादा स्थल सरस्वती घाटी सभ्यता के पास, सरस्वती घाटी के पास पाए जा रहे हैं। किससे? अलग है, अब नहीं है, अब विलुप्त हो चुकी है ये। इसी के स्थान पे घाघरा हाकरा नदी है, एक बार देखने जाके। ठीक है, तो देखा गया कि यार इस सिंधु के किनारे जो स्थल है उससे कई गुना ज्यादा कहाँ स्थल पाए गए? सरस्वती में। इसलिए इसको सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहा गया। दो नाम पता चल गए। तीसरा, ये प्रथम नगरीय सभ्यता है। इसका क्या मतलब है? यानी ये सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है कि इसके पहले जितनी सभ्यताएं पाई गई वो पूरी तरह कैसी थी?
ग्रामीण। और नगरीय सभ्यता के पहले साक्ष्य इस सभ्यता में पाए गए, जिस वजह से इसको क्या कहा गया, प्रथम नगरीय सभ्यता। चौथा नाम इसको हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस सभ्यता का पहला स्थल जो खोजा गया वो कौन सा है, हड़प्पा ही है, इस वजह से वो हड़प्पा कहा गया। और पांचवा नाम, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता, कौन सी, कांस्य युगीन सभ्यता। इसको ये नाम क्यों दिया गया, तो इस नाम को देने के पीछे का तर्क ये है कि यहाँ के लोग कॉपर के साथ टिन मिलाकर एक नई मिश्रित धातु बनाते थे, जिसे क्या बोलते हैं, कांस्य या ब्रोंज। और इस सभ्यता के लोगों ने इस धातु का दबा के प्रयोग किया, इस वजह से इसको किस नाम से जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। तो विस्तार देखा था हमने, परिचय देखा था और नामकरण देखा था, और क्या देखा था। आज हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, हाँ या ना, है ना। तो देखो, उत्पत्ति कैसे हुई ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साक्ष्यों में अध्ययन करना पड़ेगा और अनुमान के हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें यह पता हो कि आईवीसी के समय, जैसे ये मान लो भारत है, हाँ, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल ये मांडा है ना, सुतकागेटोर, दायमाबाद, आलमगीरपुर। तो लगभग ऐसी सभ्यता पाई जा रही है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर शेप में है। तो जिस समय ये सभ्यता विद्यमान है, इसी समय तीन अन्य सभ्यताएं भी विश्व पर है। कौन सी, एक है ये, जिसे हम मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से जान रहे हैं। याद आया, कल बताया था। इसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे ये है मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट का हिस्सा यही तो है। दो सभ्यताएं होंगी, और तीसरी सभ्यता चाइना में फल फूल रही है, हुआंग हो। ये पीली नदी के किनारे, ये टिग्रिस नदी के किनारे, और ये नाइल नदी के किनारे। देखो, यूपीएससी नदी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो जब तुम शहर या स्थल पढ़ना तो दिमाग में क्या रखना कि हमें उसकी राजधानी तो पता होनी चाहिए, साथ साथ वो किस नदी के किनारे बसा ये भी पता होना चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल बसे थे वो कहाँ पे, चिनाब किसकी नदी के किनारे है, सॉरी मांडा चिनाब के किनारे, ये दास की नदी के किनारे, ये गोदावरी के किनारे, और ये हिंडन के किनारे। उसी प्रकार से हुआंगो सभ्यता जो चीन में फल रही है वो किस नदी के किनारे है, पीली। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे है, टिग्रिस। और नाइल जो मिस्र की सभ्यता वो किस नदी के किनारे। तो जिस समय ये सभ्यता फल फूल रही है उसी समय ये सभ्यता भी विद्यमान है, ये सभ्यता भी विद्यमान है, और ये सभ्यता भी विद्यमान है। हमारे जो व्यापार के साक्ष्य मिले हैं वो मेसोपोटामिया से मिले हैं और मिस्र की सभ्यता से मिले। लेकिन यहां पर हिमालय जैसे पहाड़ की वजह से हमारे सभ्यता इस हांगो सभ्यता से व्यापार नहीं कर पाई, ठीक। तो समकक्ष होने के नाते इन दोनों के बीच कुछ संबंध होंगे। इस संबंधों का इतिहासकारों ने अलग अलग विवेचना की और कहा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ है। यह मानने वाले कौन हैं, अंग्रेज। ये बात समझ आई। ऐसा क्यों मान रहे हैं अंग्रेज, अंग्रेजों ने सारा श्रेय भारतीयों को क्यों नहीं दिया। जब ये पाई गई सभ्यता भारत में ही है तो अंग्रेज ये मानने को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि ये भारत में भी हो सकती है।
यानी ऐसी जो नगरीय सभ्यता है, ऐसी विकसित सभ्यता क्या भारत में नहीं हो सकती? तो अंग्रेजों को क्या खुजली है कि वो इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं? तो देखो, ये समय 1922 के समय खोजा गया स्थल है कि नहीं? इस समय भारत में राष्ट्रवाद की भावना बहुत ऊपर जा रही है। ऐसे में अंग्रेज अगर ये स्वीकार कर लेते कि इतनी विकसित सभ्यता भारत की हो सकती है, तो क्या होता? ये भ्रम टूट जाता भारतीयों के मध्य कि अंग्रेज हमें शिक्षित करने, हमें विकसित करने आए हैं। अंग्रेज क्या कह रहे हैं कि भारत सपेरों का देश है। जब ये सपेरों का देश कह रहे हैं तो ये कैसे मान लेंगे कि भारत इतनी विकसित सभ्यता को जन्म भी दे सकता है? हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? इस वजह से सारे अंग्रेज इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया से जोड़ने का प्रयास किया, और जैसे जोड़ा तो कुछ तर्क प्रस्तुत किए। जैसे इन्होंने प्रयास करने के क्रम में यह बताया दो, एक है फेयर सर्विस और एक है जॉन मार्शल। ये दो इतिहासकार हैं जिन्होंने विसरणवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया। कौन सा? विसरणवादी सिद्धांत। इसको डिफ्यूजन थ्योरी बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि इस समय एक मेसोपोटामिया में, यानी वर्तमान के फारस में, एक सभ्यता जन्मी और इस सभ्यता ने धीरे धीरे विस्तारित होकर हर जगह अपनी पैठ बना ली। यानी मेसोपोटामिया के कुछ लोग उठे और कहां आ गए? तो आप जो भारतीय खुश हो रहे हैं कि ऐसी विकसित सभ्यता पाई गई भारत में, ये आपकी नहीं है, ये दूसरों के द्वारा बसाई गई सभ्यता है। और कुछ साक्ष्य दिए। क्या दिए? उन्होंने कहा कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक वैसे ही मेसोपोटामिया के लोग करते हैं। पहला साक्ष्य क्या कहा? कि भैया आईवीसी के लोग जो अपने घर बना रहे हैं, घरों में पकी हुई ईंटों का यूज कर रहे हैं, वैसा ही संरचना मेसोपोटामिया में भी पाई गई है। दोनों के भी संबंध है। इस आधार पर कहा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ही उठी और सिंधु घाटी में आकर बस गई। दूसरा, ये कह रहे हैं कि जब इनकी मुहरों में बैल की आकृति पाई गई, किनकी मुहरों में? आईवीसी की। वैसी आकृति मेसोपोटामिया की सभ्यता के मुहरों में भी पाई गई है। ऐसे में इन दो आधारों पे अंग्रेजों ने कहा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म देने वाली सभ्यता है। हमने कहा चलो, आप ये कह रहे हैं कि ये पाया गया, ये पाया गया, और आप ये भी कह रहे हैं कि आईवीसी, मेसोपोटामिया से आईवीसी का जन्म हुआ। हम आपकी बात का खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं आईवीसी से मेसोपोटामिया का जन्म हुआ। जब साक्ष्य के आधार पर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप सिर्फ मेसोपोटामिया को ऊपर तवज्जो क्यों दे रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया आ गए हो, है ना? इसका खंडन किया किसने? इसका खंडन करने वाले लोग कई भारतीय इतिहासकार। तुलना कर रहे हो किसके बीच? क्वेश्चन पूछा जाएगा मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें, तो कैसे करोगे? पहले शुरुआत में दिखाओगे कि अंग्रेज इतिहासकारों का मानना था कि ये इसका जन्म, सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ, और इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने कई साक्ष्य प्रस्तुत किए, जैसे पकी हुई ईंटें, जैसे बैल की आकृति। लेकिन हम हैं कौन? भारतीय। हमारा कर्तव्य क्या है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को हमेशा ऊपर रखेंगे और मेसोपोटामिया सभ्यता को नीचे। ठीक है? अब सच में क्या था, वास्तव में क्या था, ये कोई भी नहीं जानता। या तो टाइम मशीन आ जाए और आप तुरंत टाइम ट्रेवल करते हुए पीछे चले जाएं और अपनी आंखों से देख लें। संभव है ये? अभी तो नहीं है, तो जब होगा तो देखा जाएगा। जो इतिहास कर गए हैं वही हमको पढ़ना है। ठीक? अब देखो, इसका खंडन करने में तुम लोग क्या क्या पॉइंट रखोगे? पहला रखो, अच्छा ये बताओ, किसी बड़ी जगह से छोटी जगह निकलती है, किसी छोटी जगह से बड़ी जगह निकलेगी? बड़ी से छोटी निकलना आसान है। और अध्ययन करके पाया गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है
वो लगभग 22 लाख किलोमीटर तक विस्तारित है, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता इससे 12 गुना। उसके बावजूद भी अंग्रेज क्या कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म संभव है। हम इससे कहेंगे ना कि 22 लाख किलोमीटर के इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र से कुछ लोग निकले और मेसोपोटामिया में आकर बस गए। पहला खंडन हो गया। इस पॉइंट से क्या लग रहा है, इस पहले पॉइंट से क्या लग रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता बड़ी है कि मेसोपोटामिया? तो जन्म किससे हुआ होगा? मेसोपोटामिया का। समझ गए? पहला पॉइंट लिखोगे कि जब अध्ययन किया गया दोनों सभ्यताओं का, तो आकार के स्तर पर यह पाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता 12 गुना, कितने? 12 गुना बड़ी है किससे? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। पहला खंडन कर दिया। दूसरा देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो शहर बसे थे किसका यूज कर रहे हैं? पकी हुई ईंटों का। जबकि मेसोपोटामिया के कुछ शहरों में पकी ईंटों के साथ साथ कच्ची ईंटें भी पाई गई। अब बताओ ज्यादा विकसित कौन सी सभ्यता है? समझ गए? तीसरा पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि आईबीसी कैसी सभ्यता है? प्रथम नगरी। अगर ये नगरी सभ्यता है तो इसको भी कैसा होना चाहिए था? नगरी होना चाहिए। लेकिन ये कैसी सभ्यता है? समझ गए? पक्का? 3 अंतर समझ में आ गए? खंडन करने के तरीके बता रहे हैं। चौथा तुम लिखोगे, यहां पर तुम्हें पता है कि जल निकासी प्रणाली कैसी है? बहुत ही विकसित। कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है बिल्कुल परिपक्व अवस्था में है, प्रॉपर में बना हुआ है कि घर के हर एक घर के बाहर नाली है, नाली ढकी हुई है और छोटी छोटी नालियां मुख्य नाले में जाके, जिसे हम मेन होल कहते हैं, उसमें जाकर मिल रही हैं और गंदा पानी बड़ी नदी में जाकर गिरा दे रही हैं। कितनी व्यवस्था बनी है। लेकिन मेसोपोटामिया में ऐसा जल निकासी प्रणाली बिल्कुल भी नहीं पाया जा रहा है। तो विकसित कौन सी ज्यादा हुई? सिंधु घाटी की मेसोपोटामिया? समझ में आई बात? 4 पॉइंट हो गए। पांचवा देखो, पांचवा देखो, हाँ ये लिपि की बात करो। अच्छा, एक तो दोनों में लिपि पाई गई है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया से जन्मी हुई होती तो दोनों की लिपि भी क्या होती? लिपि मतलब स्क्रिप्ट। ये जो हम लिखते हैं ये किस लिपि में लिख रहे हैं? हिंदी लिपि नहीं होती है, गोदावरी, देवनागरी लिपि। तो उसी तरह से इनकी भी एक लिपि होगी कि नहीं होगी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को बोला गया है बाउ सेंट्रोडम। बाउ, बहुत कठिन नाम है, हम भी नहीं बोल पाते। यानी इनकी जो लिपि है वो चित्रात्मक है, चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ। इसका क्या मतलब है? कहीं बैल का चित्र बना है, कहीं बाघ का बना है, कहीं पुजारी का बना है, कहीं लिंग का बना है। यानी चित्र से अपनी लिपि को समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी है? सॉरी, लिपि कीलनुमा। जैसे ये लिपि है किसकी? क्या इसको पढ़ पाओगे? ये लिपि और चित्रात्मक लिपि में अंतर नहीं है? हाँ या ना? यानी लिपि के अंतर पे भी हमने देखा कि इन दोनों की लिपियां कैसी हैं? अलग अलग। देखो, बाउ सेंट्रोडम का मतलब थोड़ा समझो। ये चित्र नहीं है, कीले हैं। जैसे ये, अब इसको आगे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। यानी कीलनुमा आकृति है और कोई भी इसमें आकृति का यूज नहीं किया गया। तो लिपि में अंतर आ गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बाउ सेंट्रोडम या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, इसको देखो कैसे समझते हैं, थोड़ा समझ लो।
इसको गौमूत्री लिपि भी कहते हैं। ठीक है, देखो अगर हम देवनागरी लिखना है, कैसे लिख रहे हैं देवनागरी, कहां से कहां तक लिखते हैं? ऐसे बाएं से दाएं, कुछ बोलो पॉइंट। अब यहां से शुरू करेंगे ना, दूसरा पॉइंट यहां से कर दिया। फिर यहां शुरू किया, यानी हम पहले ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए। ऐसी लिपि किसकी है? सिंधु घाटी सभ्यता की। समझ में आई बात ये? अब इसको कुछ किस समझाना है? तो इतिहासकारों ने कहा कि जब गाय टॉयलेट करती है तो ऐसे ही आगे बढ़ती है टॉयलेट करते समय, तो उसको गौमूत्री लिपि कहा गया। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ये, सॉरी यूपीएससी या यूपीपीसीएस ने, कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस आकार की है? ऑप्शन में गौमूत्री, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? बाउ सेंटोडम। समझ में आई बात? पक्का? तो लिपियों में भी अंतर है। नेक्स्ट देखो, पांचवा या छठा अंतर। एक छठा अंतर ये है, अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता की जो वो है समाज है, वो कैसा है? क्या किसी पूजा पाठ में ज्यादा तरीके से विलीन है? किसी मुख्य देवता को मान रहा है? नहीं मान रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो धार्मिक व्यवस्था है वो लगभग धर्मनिरपेक्ष है। लौकिक लक्षण पाए गए, यानी कोई मातृ देवी की पूजा कर रहा है, कोई प्रकृति की पूजा कर रहा है, कोई लिंग की पूजा कर रहा है, लेकिन पूजा बिल्कुल समाज में समाई हुई नहीं है। यानी धर्म और राजनीति या धर्म या अर्थ अलग अलग स्थापित है। लेकिन मेसोपोटामिया में धर्म का बोलबाला है। कई सारे मंदिर के अवशेष पाए गए हैं, यहां पर मंदिर का कोई भी अवशेष नहीं पाया गया। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ है? अलग अलग है ना, खंडन कर रहा हूं ना। यहां पे मंदिर के कई साक्ष्य हैं, यहां पे मंदिर का एक भी साक्ष्य नहीं पाया गया। शासन व्यवस्था किसके हाथों में थी? इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बस ये बताया गया, अभी नगर नियोजन जब पढ़ाएंगे हम तुम्हें तो नगर का स्थायित्व बताएंगे। ये पश्चिमी भाग है, यानी कोई भी नगर है वो दो भागों में बटे होते थे, एक पश्चिमी और दूसरा पूर्वी। बस इतनी जानकारी हुई है। ये थोड़ा ऊंचाई में था, ये दो दीवारों से घिरा था, और ये सिर्फ एक दीवार से घिरा हुआ है। और इस आधार पर हमने ये प्राप्त करने की या जानकारी के स्रोत इकट्ठा करने का प्रयास किया। ऐसा इसलिए किया गया होगा क्योंकि इस पश्चिमी भाग पर, जिसे दुर्ग या टीला बोल रहे हैं, इस पश्चिमी हिस्से पर समाज का एक विशेषाधिकार वर्ग रहता होगा, और यहां पर मजदूर, किसान, ये सब लोग रहते होंगे। और ऐसी दो दीवारी से इसको कवर करने के पीछे का उद्देश्य ये बताया गया कि यदि देखो सारे जो शहर है वो कहाँ बसे हैं? नदियों किनारे। अगर बाढ़ आए तो सबसे पहले ये बच जाए, ये चाहे भले डूब जाए। तो बचाने का प्रयास समाज किसको करता है? ऊपर वाले लोगों को। समझ में आई? इस वजह से अनुमान लगाया गया कि जो नगर नियोजन है वो दो भागों में बटा है, एक पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी। पश्चिमी टीला 7 शहर बताएंगे, 7 नगर, 7 में से 3 नगरों को छोड़ दो तो सभी नगर कैसे हैं? सभी नगर कैसे हैं? पश्चिम और पूर्व में बटे हुए हैं। पश्चिमी टीला 2 दीवारों से घिरा है। ये वाली कच्ची ईंटें हैं और ये वाली जो डैश कर रहे हैं ये कैसी ईंटें? पक्की ईंटें। ये सिर्फ एक दीवार से घिरी हुई है, और ये ऊंचाई पे और ये थोड़ा सा नीचाई में। ऐसा अनुमान के बाद ये कहा गया कि ये विशेषाधिकार वर्गों से संबंधित और ये आम जनता से संबंधित है। लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता में शासन वर्ग कौन था। लेकिन मेसोपोटामिया जब अध्ययन किया तो मेसोपोटामिया में बताया गया कि पुरोहित वर्ग एक ऐसा था
जो पूरी मेसोपोटामिया की सभ्यता पर शासन वर्ग या शासन स्थापित किए हुए था। यानी शासक और प्रजा की भावना कहां पे है, और यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आई बात? पक्का? कितने होगा अंतर? हाँ, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि क्या है, अनुमान है। अब ये जो तुम्हें पॉइंट बता रही है, मेरा थोड़ी ना कोई पॉइंट है, हम इतिहास का थोड़ी ना, हम तो सिर्फ पढ़ के बता रहे हैं तुमको, जो अध्ययन हुआ ये बताया है। ठीक है, कितने स्थल पढ़ेंगे, मतलब कई सारे नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, सभी नगर का ये जो सामान्य स्ट्रक्चर है क्या है, दो भाग, मतलब नगर दो भागों में बटा, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। ये जितने नगर देखोगे ये पूरी स्ट्रक्चर सेम है। पश्चिमी भाग थोड़ा ऊपर है, पूर्वी भाग थोड़ा नीचे है। पश्चिमी भाग 2 दीवारों से घिरा है, एक कच्ची ईंटों से और ये पक्की ईंटों से। पूर्वी भाग सिर्फ एक सिंगल दीवार से। लेकिन अगर इसका अपवाद पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर है जो पूरा एक ही दीवार से घिरा है, या सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर है जिसके लिए कोई भी दीवार का उल्लेख नहीं है या कोई भी दीवार नहीं पाई गई, तो याद रखना, थोड़ा सा देख लो। सामान्य दशा क्या है किसकी, नगर नियोजन की। सामान्य दशा ये है, देखो ये पश्चिमी भाग हाँ है ना, जिसे हम दुर्ग या टीला भी कह रहे हैं, और ये है पूर्वी भाग। ठीक, सामान्य दशा, जनरल कंडीशन, जितने भी नगर पाए गए वो इसी तरह पाए गए। इसका पश्चिमी भाग 2 दीवारों से घिरा, एक ये अंदर वाली कच्ची ईंटों से और ये बाहर वाली पक्की ईंटों से, है ना। जबकि इसका पूर्वी भाग सिर्फ एक ही दीवार से घिरा है। ठीक, ये सामान्य था। लेकिन अपवाद पूछा जाए, अपवाद 2 हैं, देखो एक है लोथल और सुरकोटदा। ये 2 ऐसे नगर हैं जिनका स्ट्रक्चर देखो कैसा है। ये पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग। इसमें देखो पश्चिमी भाग को अलग से कवर किया गया है और पूर्वी भाग को, इसमें पूरा शहर एक ही दीवार से घेर दिया गया। यानी इसमें इतनी सुरक्षा जिसको पश्चिमी भाग को दी गई उतनी ही सुरक्षा। समझ में आई? ऐसे कौन सा शहर है? एक और देखो अपवाद वाली स्थिति देखो, चन्हुदड़ो। ये नाम याद रखोगे, लोथल और सुरकोटदा के शहर का पश्चिमी और पूर्वी भाग दोनों ही एक दीवार से घिरे हैं। ये पहला अपवाद। एक नेक्स्ट अपवाद देखो, चन्हुदड़ो। ये पाकिस्तान में है, देखो क्या है, पश्चिमी भाग कोई दीवार नहीं। नहीं समझे? नहीं आए। सामान्य दशा क्या है? सामान्य दशा शहरों की जब हमने खुदाई की और जानकारी प्राप्त की तो ये देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश शहर कैसे बसावट में हैं, तो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग सिर्फ एक दीवार से घिरा है और पूर्वी भाग, और पश्चिमी भाग कच्ची ईंटों से बना हुआ है और बाहर पक्की ईंटों से कवर किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया होगा ताकि इस भाग में रहने वाले लोग विशेषाधिकार वर्गों को प्राप्त किए हुए और बाढ़ आ जाए। बात मत करो यार, पानी वानी कुछ नहीं होता। ये 2 भागों में बटा और ये सामान्य दशा, यानी अधिकांश शहर जो हैं वो ऐसे ही बसावट में बसे हैं। लेकिन यूपीएससी कभी तुमसे नहीं पूछेगा कि शहर पश्चिमी और पूर्वी भाग में बटे थे, पश्चिमी भाग 2 दीवारों से घिरा है, पूर्वी भाग एक दीवार से घिरा, नहीं पूछेगा। वो पूछेगा ऐसे कौन से शहर हैं जो सामान्य दशा के अपवाद में स्थापित किए गए। कौन सा? लोथल और सुरकोटका कैसा है? लोथल और सुरकोटका में देखोगे पश्चिमी और पूर्वी भाग को दोनों को ही एक मजबूत दीवार के सामने से घेर दिया गया। यानी यहां पर अगर बाढ़ आएगी तो सभी लोग बचेंगे, या अगर नहीं बचेंगे तो सब लोग डूब जाएंगे। समझ में आया?
यहाँ पर ऐसा किया गया, और एक स्थल और ऐसा है चंदुदड़ो, जहाँ पर कोई दीवार ही नहीं है, बस बसा दिए गए, कोई बॉर्डर नहीं बनाया गया, कोई भी आक्रमण करे, कोई पानी आ जाए, सब चले जाएंगे। नहीं समझे? पक्का? तो ये था आज का, क्या बोला आपने, ये थी मेसोपोटामिया से सभ्यता। तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या पहुंचे कि दोनों अलग अलग सभ्यताएं हैं, चाहे वो मेसोपोटामिया की हो और चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता की। कुछ अंतर, मतलब कुछ समानताएं दिखी, लेकिन समानता दिखने के साथ साथ कई सारी असमानताएं भी दिखी। अर्थात इस असमानताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनका इससे कोई ज्यादा संबंध नहीं था। हाँ, संबंध थे, कौन से? व्यापारिक। इस व्यापारिक संबंधों की वजह से यहां का समाज कौन सा, यहां के सामाजिक व्यवस्था, थोड़ी सी संस्कृति और थोड़ा सा क्या, मतलब सिक्के बुक्के अर्थ का आदान प्रदान हुआ होगा। सिक्के यहां पहुंचे और यहां के सिक्के यहां आ गए, यहां का कल्चर यहां का कल्चर यहां पहुंचा और यहां का कल्चर। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक एक्सचेंज है, ना कि आप ये कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने मेसोपोटामिया को बसाया, और आप ये भी नहीं कहेंगे कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया। दोनों अलग सभ्यताएं हैं, दोनों के बीच व्यापारिक संबंध थे। इन व्यापार करने के क्रम में कुछ व्यापारी यहां से उठकर यहां पहुंचे होंगे, तो जब यहां गए होंगे तो कुछ अपने साथ ले गए होंगे ना, वहीं छूट गया। अब खुदाई हुई तो पाया गया अरे ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। कुछ यहाँ के लोग यहाँ आए होंगे, सिक्के लेके आए होंगे, सोना लेके आए होंगे, यहाँ से मसाले ले गए होंगे। ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो व्यापार करने के क्रम में हमने कुछ ना कुछ अपना सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी मेसोपोटामिया तक पहुंचा दिया, और वहां का कुछ प्रभाव यहां लेके चले आए। तो बस समझ में आई, इनका कोई भी किसी का जन्म किसी से नहीं हुआ, बल्कि व्यापारिक संबंधों की वजह से ये आदान प्रदान दिखाई दिया, और अनुमान के आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये इसका जन्म इससे या इसका जन्म इससे हुआ, किसी का जन्म किसी से नहीं हुआ। और अगर मानना ही है, उसके बाद ही मानना है, तो हम ये मानेंगे कि हाँ, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गए होंगे कहाँ, मेसोपोटामिया, और ऐसी सभ्यता को बसा दिया। हम ये कतई नहीं मानेंगे कि इनका श्रेय है इसको उपजाने में। हाँ, है ना? समझ गए? बाकी कल मिलेंगे, ठीक है? अच्छा सुनो, कल की क्लास जो नगर हैं, जैसे मान लो, अनुमान लगाओ, सिर्फ सोचो, इमेजिनेशन करो कि ऐसा कुछ हो जाए, एक बहुत बड़ा उल्कापिंड गिरे पृथ्वी पर और पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए आज की डेट में, और 10,000 साल बाद फिर से एक जन्म स्थापित हो, मानव जन्म ले, या एलियन आ जाए, और एलियन जब खुदाई करेंगे धरती की तो हमें तुम्हें पाएंगे, है ना? क्या ऐसे में संभव है पूरे विश्व की जानकारी उनको इकट्ठा हो? तो मुख्य मुख्य क्षेत्रों को पकड़ेंगे, है ना? जैसे भारत की जानकारी अगर उनको प्राप्त करनी है तो किन किन नगरों की वो अध्ययन करेंगे? दिमाग लगाओ। क्या वो संभल, गजरौला, ये सब की अध्ययन करेंगे कि दिल्ली जैसे शहर की? दिल्ली, हाँ, मुंबई, हाँ है ना, गुजरात, हाँ है ना, बेंगलोर, हाँ है ना। और दिल्ली खोदते समय उन्हें लगेगा, ये जब जनपद खोजेंगे, जनपद याद आया? जनपद क्या है? 10 जनपद, मोदी जी का आवास। अब दिल्ली की खुदाई चल रही एलियन द्वारा, और अचानक से 10 जनपद वाली इलाका निकल आया। अब अध्ययन करेंगे, क्या पता करेंगे कि दिल्ली का जो मध्य भाग है वो विशेषाधिकार वर्गों से संबंधित था, यानी यहां पर वही लोग रहते थे जो भारत या दिल्ली में शासन करते होंगे। नहीं समझे? जैसे अभी हम पश्चिमी टीले की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पश्चिमी टीला विशेषाधिकार वर्ग से संबंधित है, वैसे एलियन जब खोदेंगे दिल्ली को तो क्या लगाएंगे कि जो 10 जनपद वाला इलाका है वो कैसा इलाका है? समझ गए? साउथ दिल्ली की जब खुदाई होगी, सीपी, कैनॉट प्लेस, खुदाई के बाद जब अच्छी अच्छी बिल्डिंग देखें तो क्या लगेगा? यहां पे रहने वाले लोग बहुत अमीर थे। और जहांगीरपुरी की खुदाई होगी तो
झुग्गी झोपड़ियां, है ना। तो अनुमान लगाएंगे ना कि दिल्ली भी दो भागों में बटा था, एक साउथ दिल्ली और एक नॉर्थ दिल्ली। साउथ दिल्ली के लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अमीर थे और नॉर्थ दिल्ली के लोग, समझ रहे हो। तो ये अध्ययन का तरीका है, इतिहास का जो अध्ययन करेंगे वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कल हम प्रमुख स्थल और उनके खोजकर्ता, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, पहला स्थल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, और आठवां। ये 8 स्थल पढ़ लोगे तो उसके बाद तुम्हें सिंधु सभ्यता का मोटी मोटी जानकारी हो जाएगी। इतिहासकारों को नहीं तो हमको क्या होगी, लेकिन उतनी जानकारी हो जाएगी जितना तुम्हारा पेपर का प्री निकल जाएगा। ठीक है, बाकी कल मिलते, चलो।